अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 4 विच इज़ द लास्ट सेक्शन ऑफ आवर क्रिमिनोलॉजी। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। व्हाट इज़ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो? नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कॉमनली नोन एज बाय इट्स एक्रोनिम, जिसे कि हम नैप के नाम से जानते हैं। इट इज़ द प्राइम एजेंसी ऑफ पाकिस्तान एंड ट्रस्टेड टू कर्ब करप्शन। मेनली इट इज़ टू कर्ब कॉम्बैट, मतलब ये करप्शन का मुकाबला करने के लिए इसे बनाया गया है, करप्शन को खत्म करने के लिए। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 के तहत इसे बनाया गया था। Now, what actually is NAP? So, it is an autonomous and constitutionally established federal institution responsible to build efforts against corruption and prepare critical national economic intelligence assessments against economic terrorism to government of Pakistan. Autonomous बोला जाता है किसी खुद मुख्तार इदारे को। तो ये जो NAP है ये खुद मुख्तार इदारा है एंड कॉन्स्टिट्यूशनली established, इसे आइन के अंदर जो है वो बनाया गया था। इट्स अ फेडरल इंस्टीट्यूशन, ये एक कानूनी इदारा है। रिस्पॉन्सिबल टू बिल्ड एफर्ट्स अगेंस्ट करप्शन, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल कि वो करप्शन के साथ कॉम्बैट करने में, उसको कर्ब करने में असेसमेंट्स प्रिपेयर करें। सबसे पहले हम इसको मिशन पढ़ लेते हैं, विच इज अकॉर्डिंग टू इट्स ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल नैप की वेबसाइट पे इसका जो मिशन है उसका एक रक्स देती हूँ मैं आपको। द नैप इज टू वर्क टू एलिमिनेट करप्शन। नैप का काम है करप्शन को एलिमिनेट करना थ्रू अ कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच एनकम्पासिंग प्रिवेंशन, अवेयरनेस, मॉनिटरिंग एंड कॉम्बैटिंग। उसको करप्शन को प्रिवेंट करना, उसके खिलाफ अवेयरनेस पैदा करना, उसको मॉनिटर करना और उसको कॉम्बैट करना। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसके ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, विच आर डिवाइडेड इनटू शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। और यहाँ पे बुक पे भी इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। मेनली जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें आता है इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ करप्शन केसेस। करप्शन केसेस की इन्वेस्टिगेशन करना और उनकी प्रोसिक्यूशन करना। रिकवरी ऑफ द पब्लिक मनी प्लंडर थ्रू करप्शन, जो भी करप्शन के थ्रू मनी जो है वो चोरी की है या जो भी है तो उसको रिकवर करना। रिकवरी ऑफ द बैंक लोन्स रिकवर करना फ्रॉम विलफुल डिफॉल्टर्स जो कि वो बैंक लोन पे कर सकते हैं। एजुकेटिंग द सोसाइटी अबाउट पिटफॉल्स ऑफ करप्शन, और सोसाइटी को इसके बारे में एजुकेट करना कि करप्शन उनके लिए कितनी बुरी है और इसको किस तरह कर्ब किया जा सकता है, कॉम्बैट किया जा सकता है। टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ नैप, तो उसके ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव में आता है सेटिंग इन मोशन सिस्टमैटिक इम्प्रूवमेंट्स दैट विल स्ट्रेंथन द नेशनल इंटेग्रिटी सिस्टम एंड द पीपल अगेंस्ट करप्शन। तो इसका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है कि सिस्टम में इंप्रूवमेंट्स लाना और लोगों को स्ट्रेंथन करना ताकि करप्शन के खिलाफ खड़ा हुआ जा सके, उसे खत्म किया जा सके। अब इसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है? एलिमिनेशन ऑफ करप्शन बाय एंगेजिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द फाइट अगेंस्ट करप्शन। करप्शन को जड़ से खत्म करना, उसके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एंगेज करके इन दैट फाइट अगेंस्ट करप्शन थ्रू अ प्रोग्राम विच इज होलिस्टिक, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव। एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करके जो कि प्रोग्रेसिव हो, जो कि आइडियल हो, जो कि फ्लोलेस हो, जिसमें करप्शन के साथ फाइट करने की सारी कुव्वत मौजूद हो, कोई उसमें गलती की गुंजाइश ना हो। अब इसमें प्रिंसिपल ऑफिसर्स इसमें कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है चेयरमैन। चेयरमैन जो है वो हेड ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन होता है। उसकी 4 ईयर टर्म्स होती है, मतलब 4 साल के लिए नामजद होता है, 4 साल के लिए अपनी ड्यूटी जो है अंजाम देता है। उसके बाद आता है प्रोसिक्यूटर जनरल। प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो हेड ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है और उसकी टर्म जो है वो 3 ईयर्स होती है। अब एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज चेयरमैन नैप, उसके लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? सबसे पहले अगर कोई चेयरमैन नैप बनना चाहता है तो ही और शी मस्ट बी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। या तो वो रिटायर्ड जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, या वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट का। आ रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेज ऑफिसर टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल, कोई भी रिटायर्ड आर्म फोर्स ऑफिसर है अगर वो भी कोई लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक का होगा तो वो भी चेयरमैन नैप बन सकता है। या फिर रिटायर्ड सिविल सर्वेंट जिसका ग्रेड जो है BS 22 होना चाहिए, वो भी चेयरमैन नैप बन सकता है। अब रिमूवल ऑफ चेयरमैन नैप को हटाया कैसे जा सकता है? द चेयरमैन नैप कैन बी रिमूव्ड ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स एज प्रोवाइडेड फॉर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हटाया जाता है उसी तरह चेयरमैन नैप को भी हटाया जाता है। नाउ इट इज पाकिस्तान एपेक्स एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो नैब है ये पाकिस्तान का एपेक्स बोला जाता है टॉप, ये टॉप एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है एलिमिनेशन ऑफ करप्शन थ्रू होलिस्टिक अप्रोच ऑफ अवेयरनेस, प्रिवेंशन एंड एनफोर्समेंट। इट ऑपरेट्स अंडर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 NAO 1999 जिसे बोला जाता है। ये इस ऑर्डिनेंस के अंदर ऑपरेट करता है। हेडक्वार्टर इसका इस्लामाबाद में है, साथ ही इसके रीजनल ऑफिस हैं जो कि कराची में है, लाहौर में है, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी, मुल्तान एंड सखर। इट टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ ऑल ऑफेंसेस फॉलिंग विद इन NAO। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के अंदर जितने भी ऑफेंसेस आते हैं ये इन सब के साथ डील करता है। हाउ डज इट वर्क? ये काम कैसे करता है नैप? फॉर इनिशियल 3 ईयर्स, जो शुरू के इसके 3 साल थे, इसका जो फोकस था इट वाज ओनली एट डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ वाइट कॉलर क्राइम्स। इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ वाइट कॉलर क्राइम्स की डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन पे ही था। दोज प्रोसिक्यूटेड includes politicians, उसमें politicians आते थे, public service officials आते थे and other citizens who are guilty of gross abuse of powers, जो कि अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते थे, और corruption had deprived national exchequer of millions or restored to other corrupt practices। exchequer बोला जाता है खजाना, तो जिन्होंने कौमी खजाने को मिलियंस का अगर कोई फ्रॉड किया होता था, करप्शन की होती थी, नुकसान पहुंचाता था, शुरू में ये इसी के साथ डील करती थी। इन फेब 2002, अब फेब 2002 में नैब लॉन्च द नेशनल एंटी करप्शन स्ट्रेटजी, जिसको कि नैक्स बोला जाता है। नैब ने ये स्ट्रेटजी लॉन्च की। इट वाज अ प्रोजेक्ट। नैक्स टीम कंडक्टेड ब्रॉड बेस्ड सर्वेस। नैक्स टीम ने ब्रॉड बेस्ड सर्वेस कंडक्ट किए। स्टडीड एक्सटर्नल मॉडल्स ऑफ इंटरनेशनल एंटी करप्शन एजेंसीज, जो दूसरे मुल्कों की एंटी करप्शन एजेंसीज हैं उनके मॉडल्स को स्टडी किया एंड इन्वॉल्व लोकल स्टेक होल्डर्स, और लोकल स्टेक होल्डर्स को भी स्टडी में इन्वॉल्व किया।
ऑल पिलर्स ऑफ नेशनल इंटेग्रिटी सिस्टम वर स्टडीड इन डिटेल, जितना भी नेशनल इंटेग्रिटी सिस्टम के सारे पिलर्स उसकी जो सारी डिटेल्स थी उनको स्टडी किया गया। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ करप्शन इन ईच पिलर, अब हर पिलर में जिस तरह से करप्शन की जाती थी, जिन वजूहात की वजह से करप्शन की जाती थी, अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी एंड अ डिटेल एक्शन प्लान वाज रिकमेंडेड। अब उसके खिलाफ जो है एक स्ट्रेटजी या डिटेल एक्शन प्लान वो रिकमेंड किया गया। रेलेवेंट अमेंडमेंट्स, अब इसमें नैब में अमेंडमेंट्स की गई लाइक 270 AA नाउ एम्पावर्स नैब, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 270 AA है, इट एम्पावर्स नैब टू अंडरटेक प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस इन एडिशन टू इट्स एनफोर्समेंट फंक्शंस। अब उसकी पार्ट्स में प्रिवेंशन और अवेयरनेस को भी ऐड कर दिया गया है। अच्छा, इसमें अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म है कि नैब के ऊपर क्या क्रिटिसिज्म है। सबसे पहला तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है दैट इट होल्ड्स द एलिगेशंस ऑफ पार्टीसन रोल। पार्टीसन रोल मतलब कि ये जो इस पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। स्नैप इज एक्यूज ऑफ सपोर्टिंग सम पॉलिटिकल पार्टी। स्नैप के ऊपर ये इल्जाम है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करता है, स्पेशली दोज इन पावर, स्पेशली उनको जो कि पावर में होते हैं। आजकल भी ये देखा जा रहा है कि जो पावर में होता है नैब उसके साथ होती है, और जो पावर में नहीं होता नैब उसके खिलाफ केस बना रही होती है अगेंस्ट अदर्स। दीज एलिगेशंस आर बीइंग लेवर्ड सिंस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नैब। ये एलिगेशंस इसके ऊपर तब से हैं जब से नैब एस्टैब्लिश हुई है। इट इज ऑल्सो एलिजेड ऑफ बीइंग यूज्ड फॉर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। इसके ऊपर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का भी इल्जाम है, विच हंटिंग एंड विक्टिमाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। इसके ऊपर दूसरा इल्जाम आता है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन। फिर आता है नो अक्रॉस बोर्ड अकाउंटेबिलिटी। इसकी अपनी जो है वो अक्रॉस बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इनका अपना एहतसाब नहीं होता। इन ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ डिटेनीज, जिनको ये पकड़ते हैं उनके साथ इनका सलूक अच्छा नहीं होता। रिस्ट्रिक्टेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन नैब। रिस्ट्रिक्टेड एलिजिबिलिटी से मुराद मतलब कि बहुत ही कम लोग हैं जो कि इसके लिए एलिजिबल हैं। ओनली अ रिटायर्ड जज, अ रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर और अ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन नैब। बाकी लोग जो हैं वो चेयरमैन नैब बनने के लिए एलिजिबल हैं ही नहीं। अपॉइंटिंग अथॉरिटी वेस्टेड इन दोज हु देमसेल्व्स आर सब्जेक्ट टू द प्रोसिक्यूशन ऑफ नैब। इससे मुराद है कि चेयरमैन नैब इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, बोथ बीइंग द पॉलिटिशियंस। हाउएवर द नैब्स प्रोसिक्यूशन इज आल्सो जनरली डायरेक्टेड एट पॉलिटिशियंस। तो जो इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो भी तो पॉलिटिशियंस ही इन्हें अपॉइंट करते हैं। तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस आ जाते हैं कि पॉलिटिशियंस के हक में जो इंसान बेहतर है ये उसी को अपॉइंट करते हैं। लैक ऑफ इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, इनकी जो अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपना एहतसाब है वो दैट इज लैकिंग। उसके बाद सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ नैब वेस्टेड इन इंडिविजुअल इंस्टेड ऑफ अ कमीशन। जो सेंट्रल अथॉरिटी है नैब की वो सिर्फ एक ही इंसान के पास होती है जो कि उसका चेयरमैन है, इंस्टेड ऑफ अ कमीशन। पूरी कमीशन के पास इसकी अथॉरिटी नहीं है। उसके बाद प्ली बार्गेन एंड वॉलंटरी रिटर्न। प्ली बार्गेन बोला जाता है कि अगर किसी ने करप्शन किया तो उसने जितने पैसे की करप्शन किया उसमें से कुछ हिस्सा देके तो वो आराम से बाइज्जत बरी हो सकता है, जा सकता है, उसके ऊपर से सारे केसेस खत्म हो जाते हैं, विच इज़ वेरी बैड। तो इस तरह क्या होता है कि जितने भी लोग होते हैं वो आराम से करप्शन करते हैं, बाद में जी प्ली बार्गेन करके तो आराम से निकल जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इसका फ्लो है। अब कुछ रिकमेंडेशंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ नैब परफॉर्मेंस, या जिन्हें आप रिफॉर्म्स बोल लें। अच्छा, सबसे पहले आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन नैब बी ब्रॉड बेस्ड। अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेयरमैन नैब का वो उसको ब्रॉड करना चाहिए। इट शुड नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू जजेस, जनरल्स एंड ब्यूरोक्रेट्स तक ये महदूद नहीं रहना चाहिए। द प्रोविजन ऑफ वॉलंटरी रिटर्न, वॉलंटरी रिटर्न बोलते थे प्ली बार्गेन को, तो प्ली बार्गेन इट शुड बी एलिमिनेटेड, इसे खत्म कर देना चाहिए। 1% ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का 1% जो है इट शुड बी एलोकेटेड टू नैब, ये नैब को एलोकेट करना चाहिए। एंड ओवरसाइट कमिटी शुड बी फॉर्मुलेटेड फॉर नैब्स अकाउंटेबिलिटी, नैब की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जिसके लिए एक कमेटी को फॉर्मुलेट करना चाहिए। उसके बाद आता है एंटी करप्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम ऑफ एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एंटी करप्शन जो है वो एलिमेंट्री, सेकेंडरी और डिग्री प्रोग्राम के सिलेबस में इसे ऐड कर देना चाहिए। बच्चों को शुरू से ही एंटी करप्शन के बारे में पता होना चाहिए। नैब शुड इंक्रीज कोलैबोरेशन विद द मीडिया, नैब को मीडिया के साथ कोलैबोरेशन अपना इंक्रीज करना चाहिए ताकि जितने भी उनके काम है वो ट्रांसपेरेंट हो, लोगों को पता हो कि नैब क्या कर रही है, कैसे कर रही है। उसके बाद नैब शुड मेक फुल यूज ऑफ सोशल मीडिया एज अ कैटलिस्ट फॉर पब्लिक एंगेजमेंट, नैब को सोशल मीडिया भी यूज करना चाहिए ताकि वो लोगों को एंगेज कर सके, बता सकें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में और जो भी वो काम सर अंजाम दे रहे हैं उनके बारे में। उसके बाद नीड टू हैव मोर टीम वर्किंग रादर देन इंडिविजुअल, मतलब कि जैसे कि अभी जितनी भी अथॉरिटी है वो सारी चेयरमैन नैब के पास है, एक इंडिविजुअल के पास है सारी पावर, तो इसको हटा के टीम वर्क में ज़्यादा होना चाहिए। नीड टू इस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, एक इंडिपेंडेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश होना चाहिए, ये एक मैकेनिज्म होना चाहिए टू इंश्योर प्रोफेशनलिज्म, ताकि प्रोफेशनलिज्म को इंश्योर किया जा सके। फिर आता है रिट्रेंच द इनएफिशिएंट स्टाफ। रिट्रेंच मतलब छुटकारा पाना, जो इनएफिशिएंट स्टाफ है उसे छुटकारा पाया जाए, मतलब जो किसी काम का ही नहीं है उसको निकाल दिया जाए। उसके बाद नैब शुड डील विद द एक्यूज एंड द विटनेसेस इन अ डिग्नाइड एंड रिस्पेक्टफुल मैनर, नैब को जो है वो मुलजिमों के साथ और जो विटनेस हैं उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। तो ये थे रिफॉर्म्स। अब उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं अबाउट द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी विच इज कॉमनली नोन एज FIA। FIA इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी डीलिंग विद इमिग्रेशन, बॉर्डर कंट्रोल, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, सिक्योरिटी मैटर्स एंड काउंटर इंटेलिजेंस। अब FIA किन किन चीज़ों के साथ डील करती है? विद इमिग्रेशन, विद बॉर्डर कंट्रोल। बॉर्डर कंट्रोल मतलब कोई गैर कानूनी अगर लोग बॉर्डर के जरिए आ रहे हैं तो उनकी आमदोरफ्त और टेररिस्ट की आमदोरफ्त को कंट्रोल करना, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करना, सिक्योरिटी मैटर्स को देखना और काउंटर इंटेलिजेंस। अच्छा जी, उसके बाद इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर FIA एक्ट 1974, प्रोमलगेटेड ऑन 13 जनवरी 1975। 13 जनवरी 1975 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। इसका मैंडेट क्या है? द FIA डील्स विद द फॉलोइंग मैटर्स। अब FIA किन किन मैटर्स के साथ डील करती है? उसमें सबसे पहले आता है साइबर क्राइम, क्राइम ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर, अगर कोई बहुत ही स्पेशल नेचर के क्राइम्स हैं तो उनके साथ डील करती है। इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स के साथ, स्मगलिंग के साथ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटर टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटरपोल एंड नेशनल क्रिमिनल डेटाबेस। तो ये चीज़ें हैं जिनके साथ FIA डील करती है इन मैटर्स के साथ।
अब FIA क्या है? फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ये इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर आती है। अब बॉर्डर कंट्रोल, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, काउंटर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसी। इट टास्क्ड विद इन्वेस्टिगेटिव ज्यूरिसडिक्शन, इसका दायरा कार क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन करना। ऑन अंडरटेकिंग ऑपरेशंस अगेंस्ट टेररिज्म, एस्पायोनेज मतलब जासूसी वगैरह के जो केसेस होते हैं, फेडरल क्राइम्स, स्मगलिंग एज वेल एज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अदर स्पेसिफिक क्राइम्स। इन्फ्रिंजमेंट होता है कि अब किसी के काम में मुदाखलत वगैरह। अच्छा, इसका पर्पस क्या होता है? इसके पर्पस में आता है स्पॉट क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन करना, रिटन फैक्ट्स एंड स्टेटमेंट प्रोवाइड करना, डिस्कवर एंड अरेस्ट ऑफेंडर्स एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस। अब FIA का मिशन जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है वो क्या है? टू अचीव एक्सीलेंस इन FIA बाय प्रमोटिंग कल्चर ऑफ मेरिट, प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस प्रोफेशनल ट्रेनिंग, एंश्योरिंग इफेक्टिव इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, एनकरेजिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हैविंग अ मीनिंगफुल फीडबैक मैकेनिज्म। अब FIA का जो मिशन है उसका मैंने एक क्रक्स यहाँ लिखा हुआ है। उसका मिशन क्या है कि FIA के सिस्टम में एक्सीलेंस पैदा करना, कल्चर ऑफ मेरिट को प्रमोट करना, कंटिन्यूस प्रोफेशनल ट्रेनिंग को प्रोवाइड करना, इफेक्टिव इंटरनल अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना और अप टू डेट टेक्नोलॉजी के यूज़ को इंकरेज करना एंड ऑल्सो इंकरेज अ मीनिंगफुल फीडबैक मैकेनिज्म। उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव जो कि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है, विच इज टू प्रोटेक्ट द नेशंस इंटरेस्ट एंड डिफेंड पाकिस्तान, पाकिस्तान को डिफेंड करना, टू अपहोल्ड एंड एनफोर्स क्रिमिनल लॉ एंड लॉ एनफोर्समेंट इन द कंट्री। अब उसका VN क्या है? अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी विच नॉट ओनली एंजॉय द रिस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी फॉर इट्स इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड इम्पार्शियलिटी, बट ऑल्सो सर्व एज अ रोल मॉडल फॉर प्रोविजनल पुलिस फोर्सेज। इसका VN है कि ये एक ऐसी एजेंसी बने जो कि पुलिस फोर्सेज के लिए एक रोल मॉडल हो, इम्पार्शियल हो और प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हो। विंग्स ऑफ FIA में आता है, इसके जो विंग्स हैं उसमें सबसे पहला काउंटर टेररिज्म विंग। काउंटर टेररिज्म विंग जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, इट टास्क टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ टेररिस्ट अटैक। जितने भी टेररिस्ट अटैक हैं, वेदर दे आर थ्रू साइबर अटैक है, कोई बायो टेररिज्म है, केमिकल टेररिज्म है, इलेक्ट्रॉनिक या न्यूक्लियर टेररिज्म, जितने भी टेररिज्म अटैक्स हैं, CTW काउंटर टेररिज्म विंग जो है FIA का, उनके साथ डील करता है। उसके बाद एंटी करप्शन विंग आता है, टास्क विद अंडरटेकिंग इकोनॉमिक क्राइम विंग, मैंडेट टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान फ्रॉम इकोनॉमिक टेररिज्म, पाकिस्तान में जो भी इकोनॉमिक टेररिज्म हो रही है उसके साथ डील करते हैं, एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द पीपल। उसके बाद आता है इमिग्रेशन विंग, कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इमिग्रेशन विंग जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ डील करता है, एंड रेजिस्ट इलीगल इमिग्रेशन पाकिस्तान। और जितनी भी इलीगल इमिग्रेशन होती है बाहर से जो लोग जैसे कि आजकल अफगानिस्तान से आ जाते हैं, तो उनको डील करना भी इमिग्रेशन विंग का काम होता है। उसके बाद टेक्निकल विंग है इसका, मेक एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान अगेंस्ट फॉरेन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस एंड स्पायोनेज एज वेल एज यूजिंग साइंटिफिक असिस्टेंस टू रिजॉल्व हाई टेक्नोलॉजी क्राइम्स। टेक्निकल विंग का काम क्या है कि जितने भी फॉरेन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं एंड एस्पाइनेज और जितनी भी जासूसी के जो काम है उनके साथ डील करना और साइंटिफिक असिस्टेंस लेना टू रिजॉल्व हाई टेक्नोलॉजी क्राइम्स। हाई टेक्नोलॉजी क्राइम्स में साइंटिफिक असिस्टेंस भी टेक्निकल विंग लेता है। उसके बाद आती है लीगल ब्रांच। लीगल ब्रांच इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड लीगल गाइडेंस इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल मैटर्स एज वेल एज प्रोटेक्ट सिविल राइट। अब लीगल ब्रांच का काम होता है लीगल असिस्टेंस और लीगल गाइडेंस प्रोवाइड करना टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल मैटर्स और सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। नेशनल सेंट्रल ब्यूरो जो है इट कॉम्बैट ट्रांसनेशनल एंड नेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एंटरप्राइजेस विद असिस्टेंस फ्रॉम इंटरपोल एंड FBI। नेशनल सेंट्रल ब्यूरो का काम होता है इंटरपोल और FBI की असिस्टेंस के साथ जितने भी कौमी या बैनुल अक़वामी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कॉम्बैट करना। एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट ATU, एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट का काम क्या होता है? टू कॉम्बैट मेजर वायलेंट क्राइम्स, जितने भी मेजर वायलेंट क्राइम्स हैं उनके साथ कॉम्बैट करना, उनका मुकाबला करना। टू इंश्योर कंट्री वाइड कवरेज ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कंट्री वाइड जितनी भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसके साथ कॉम्बैट करना, एज वेल एज टू प्रिवेंट एंड प्रोटेक्ट द विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग, और जितने भी विक्टिम्स हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के उनको प्रोटेक्ट करना। नाउ हाउ इट वर्क्स, ये काम किस तरह करती है FIA इज हेडेड बाय द अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल हु इज अपॉइंटेड बाय PM एंड कंफर्म्ड बाय प्रेसिडेंट। FIA का जो हेड है उसे नामजद करता है PM और उसकी कंफर्मेशन देता है प्रेसिडेंट। द DG FIA, जो DG FIA होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ FIA, इट रिपोर्ट्स टू द इंटीरियर सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान। जो इंटीरियर सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान होता है ये उसको रिपोर्ट करता है। डायरेक्टर जनरल इज असिस्टेड बाय 3 एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स एंड 10 डायरेक्टर्स। डायरेक्टर जनरल को असिस्ट करते हैं 3 एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स और 10 डायरेक्टर्स। हेडक्वार्टर इसका इस्लामाबाद में है। इट मेंटेन्स अ सेपरेट ट्रेनिंग FIA अकेडमी, FIA की एक सेपरेट ट्रेनिंग अकेडमी भी है। इन 2002 FIA फॉर्म्ड अ स्पेशलाइजेशन विंग, अ स्पेशल विंग फॉर इन्वेस्टिगेटिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT। FIA ने एक स्पेशल विंग बनाया था ICT इन 2002 व्हिच रिलेट टू क्राइम्स। दिस विंग इज कॉमनली नोन एज नेशनल रिस्पांस सेंटर, जिसे नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम्स भी बोला जाता है, NR3C। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दिस विंग हैज स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल फोरेंसिक लेबोरेटरीज, इसके पास स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल फोरेंसिक लेबोरेटरीज हैं, मैनेज्ड बाय हाईली क्वालिफाइड फोरेंसिक एक्सपर्ट्स उसे मैनेज करते हैं, एंड स्पेशलाइज्ड इन कंप्यूटर एंड सेल फोन फोरेंसिक्स, साइबर एंड इलेक्ट्रॉनिक क्राइम इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके कुछ इश्यूज जो कि मैंने यहाँ लिखे हैं उसमें आता है लैक ऑफ ट्रेन पुलिस ऑफिसर्स, ट्रेन पुलिस ऑफिसर्स की इसमें कमी है। ऑफिशियल डाटा डिस्टर्बेंस फॉर रेप्यूटेशन एंड नॉट केस रिकॉर्डेड, मतलब कि ऑफिशियल डाटा जो है उसको डिस्टर्ब किया जाता है, केसेस को जो रिकॉर्ड नहीं किया जाता। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट कर ली जाती है ड्यू टू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो ये थे इसके कुछ इश्यूज और ये था आज का हमारा नैब और FIA। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।